तो अभी की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी संकट खड़ा हो गया है। उद्धव सरकार के लिए नई मुसीबत। शिवसेना के 13 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज विधायक में एकनाथ शिंदे, जो एक बड़े नेता हैं शिवसेना के, वो शामिल हैं। मनोरंजन भारती भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। 13 विधायकों की ये नाराजगी कितनी भारी पड़ेगी बाबा? भारी पड़ सकती है, लेकिन 13 विधायकों से काम नहीं चलेगा। आपको 2/3 जो है वो टूटना पड़ेगा, तो उतनी संख्या हो पाती है नहीं हो पाती है ये देखना होगा। और दूसरी बात यह है कि अब बीजेपी हमेशा से कोशिश करती रही है। आपने पहले पिछली बार भी देखा कि एकाएक रात में शपथ ग्रहण समारोह हो गया था, उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री हो गया था, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हो गए थे, उसके बाद फिर वो पॉलिटिकल ड्रामा 24 घंटे में ख़त्म हो गया। तो ये एक नया पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है। लेकिन शिवसेना जो कि काडर बेस्ड पार्टी है कही जाती है, अक्सर जो है टूट फूट के लिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है, लेकिन इस बार शिवसेना में सेंध लगाने की कोशिश की है बीजेपी ने। और यदि आप बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सबसे अधिक विधायक लेके अलग से अपोजिशन में बैठी है, तो उनको एक अलग टीस है कि हम सबसे नंबर 1 पार्टी होते हुए भी हम बाहर बैठे हैं। लेकिन एक संकट मोचक यहाँ पे लाना चाहूंगा, वो शरद पवार। वो अभी फिलहाल दिल्ली में है, उनको मुंबई में होना चाहिए था। यदि इस पूरे संकट से ये जो अघाड़ी को कोई निकाल सकता है तो वो शख्स शरद पवार ही हैं। और उम्मीद की जानी चाहिए कि शरद पवार अब इस काम में जुट गए होंगे, अपार्ट फ्रॉम इस जो राष्ट्रपति के लिए जो होना है उसके। अगर बीजेपी के नेताओं के चेहरे की मुस्कुराहट की बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि हमें भी बता दीजिएगा। फिर उन्होंने जो इशारों में कहा कि अब वक्त आ गया है कि अगर आप काशी जाना चाहते हैं तो अब काशी जाने का वक्त है। लेकिन यहां आपको बता दें, एकनाथ शिंदे एक मजबूत शिव सैनिक हैं जो काफी यंग एज से शिवसेना के साथ रहे। 2004 में पहला अपना विधानसभा चुनाव लड़ा, तब उन्हें पहली बार में ही कामयाबी मिली थी बाबा। और एक तरीके से अगर देखें तो उनकी अहमियत को पहचाना भी था कि उनकी नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए। सारे पार्टियों से उनके संबंध अच्छे हैं और ऐसे में उन्हें एक ऐसा मंत्रालय दिया गया जो काफी मलाईदार था। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं बाबा। जी सुनील, बताइए क्या कुछ हो रहा है? क्या अब उतनी संख्या होगी एकनाथ शिंदे के पास कि वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच पाए? देखिए बाबा, कोशिश बीजेपी की यही है, या फिर हम कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की कोशिश यही है। अभी तक जो आंकड़े उभर कर आए हैं वो 22 आ रहे हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि उनके साथ और भी लोग जा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो 56 विधानसभा विधायक शिवसेना के पास है, उसमें से एक जो रमेश लटके उनके निधन होने के बाद 55 का आंकड़ा जो बनता है, उसके बाद जो संख्या उभर कर आ रही है वो 35 आ रही है दल बदल कानून से बचने की। हालांकि आंकड़ा बहुत बड़ा है, वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे कह पाना मुश्किल है। यही वजह है कि बीजेपी अभी अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रही है और इस पूरे मामले के पीछे अपना हाथ होने से इनकार कर रही है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, वो यहाँ पर थे, उनसे बात की, उनसे पूछा गया कि संजय राउत ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि इस सब के पीछे बीजेपी है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी का इस पूरे प्रकरण से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। एक ये शिवसेना की पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन जब ये पूछा गया कि वो गुजरात गए हैं और गुजरात में जो सी के पाटिल हैं प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, वही उन्होंने पूरी व्यवस्था की है, तो उनका कहना है कि अगर कोई मेहमान आता है और कोई कहता है कि मेरे लिए व्यवस्था करो, तो क्या हम व्यवस्था नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है वो यही है कि कोशिश ये है फिलहाल कि जो आंकड़ा है 35 तक का, वहां तक उस जादुई आंकड़े तक शिवसेना के विधायकों को तोड़कर ले जाया जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी अभी बहुत जल्दबाजी नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा यहाँ पर जो हलचल चल रही है, वहीं पर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली चले गए हैं। वो रहते यहाँ पर तो हम मान सकते थे कि हाँ जल्द से जल्द कुछ होना है। यानी बीजेपी इस बार पिछली बार की तरह कोई गड़बड़ी या गलती नहीं करना चाहती, हड़बड़ी नहीं करना चाहती, पूरा फूंक कदम रख रही है और पूरा पकाकर खाना खाने की कोशिश में है। सुनील, अगर देखें तो 2 पहलू हैं कि अगर जो विधायक टूटकर जाते हैं उनकी सदस्यता चली जाएगी तो जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था, फिर से चुनाव में जाएंगे, चुनकर वापस आएंगे, उसमें से शायद कुछ चुन के वापस ना भी आए। लेकिन दूसरा एक और पहलू है कि 12 नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यपाल, तो ऐसे में यह भी दिया जा सकता है उन्हें कि भाई आपकी सदस्यता अगर जाती है तो हम आपको इस रास्ते नहीं उस रास्ते विधानसभा में लेकर आएंगे। बिल्कुल सारे, एक संभावना ये भी है और इसकी चर्चा भी चल रही है कि 288 के जो विधायक हैं उसमें अगर हम देखें
तो एनसीपी के दो जो हैं अनिल देशमुख और नवाब मलिक हैं, वो फिलहाल जेल में पीएमएलए के तहत बंद है और उन्हें वोटिंग करने का अधिकार न विधान परिषद के चुनाव में मिला, न तो राज्यसभा के में मिला, तो इसमें भी शायद ही मिल पाए। शिवसेना के एक विधायक रमेश लड़के का निधन हो चुका है, तो संख्या जो है वो घटकर कहीं 285 के आसपास आ गई है। और अगर 12 विधायकों की जब तक गणित था कि 12 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, अगर वो उनकी सदस्यता चली जाती है तो जो आंकड़ा है वो घटकर 270 के आसपास आ जाता है। और 270 की संख्या विधानसभा की संख्या में अगर हम बहुमत के लिए देखें तो मामला 135 के आसपास पहुंचता है। और कल का विधान परिषद का चुनाव देखें तो उसमें जो बीजेपी को जो वोट मिले थे उनके पांचों जो विधान परिषद से चुनकर आए 135-134 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो विधायक हैं, खास करके निर्दलीय विधायक बड़ी संख्या में शिवसेना बीजेपी के साथ हैं, ये कल के वोटिंग के बाद उभर कर आया, तो ये जो है मामला इस तरह भी बनता है। और अगर ये जो 12 विधायक हैं इनकी सदस्यता जाती भी है तो अगला विधान परिषद जो है कई साल भर से तकरीबन लंबित कर रखा है, राज्यपाल उसको इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो इनके बाद जो जाएंगे उनको शायद मनोनीत कर दिया जाए तो उनकी सदस्यता वापस मिल जाएगी, यानी वो खोएंगे कुछ नहीं, सरकार बदल जाएगी और मलाई पाएंगे। दरअसल ये भी एक पहलू है, लेकिन जो अभी फिलहाल कोशिश नजर आ रही है वो ये है कि किसी भी तरह से दल बदल कानून से बचा जाए और बहुत बड़ी संख्या में शिवसेना के विधायकों को फोड़ा जाए ताकि इसकी नौबत ही नहीं आए और बड़ी आसानी से सरकार बनाई जा सके। जी हाँ, तो ये पूरा मामला सूरत में रचा गया। सीआर पाटिल के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं, नवसारी से सांसद होते हैं, सूरत में रहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो काशी है, बनारस है, जो प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी भी देखभाल वो करते हैं और सारा कुछ सूरत में ही रचा गया है। आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील वेंकटेश केसरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना शिवसेना में जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, ऐसे रिवोल्ट हो जाना, एकनाथ शिंदे का इस ढंग से हो जाना थोड़ी अजीब सी बात लगती है। बाबा, दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो जो मनोनीत सदस्य है विधान परिषद के, उनको विधानसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं होता, तो इसका और उसका मिक्स करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी सरकार चलेगी वो विधानसभा में ही चलेगी, जैसे अपने पास लोकसभा में तय होता है। नंबर 2, ये जो बात है, एकनाथ शिंदे पहले नेता नहीं है, इसके पहले छगन भुजबल ने भी बगावत की थी, नारायण राणे भी की थी और ये भी कर रहे हैं। जो बातें समझ में आ रही है वो ज्वाइंट ऑपरेशन है, दिल्ली और बंबई में ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है। एक तरफ से अभी भी रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस के भी कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है जलगांव से, तो नंबर जुटाने में बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। और इसके बाद में अब इसके अंदर स्पीकर का क्या रोल रहेगा, उसके बाद में महाविकास आघाड़ी की एमएलए की मीटिंग कब बुलाएंगे। जैसा आपने कहा कि शरद पवार ये संकट मोचक है, अभी तक उन्होंने अपने कार्ड नहीं खेले हैं, लेकिन कितने एमएलए का वहां दावा है। ये बात तो सच है कि गुजरात में जब उन्होंने पनाह ली तो बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व के बगैर तो गुजरात में जा नहीं सकते। सीआर पाटिल वो मराठी जानते हैं, आधे मराठी है और डायरेक्ट वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के करीबी है, तो ऑपरेशन ज्वाइंट हुआ है। अब देखते हैं कि ये नंबर गेम में कहां तक ये सरकार चलेगी। 2 बजे तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता रहे, तो लेकिन ये होना था। दूसरी बात ऐसी, एकनाथ शिंदे ये खुद सीएम के एम्बिशियस थे। जब ये सरकार बनने जा रही थी महाविकास आघाड़ी की, तो उद्धव ठाकरे ने उनका एक नाम दिया था कि मैं नहीं बनूंगा तो एकनाथ शिंदे होंगे। लेकिन उस समय शरद पवार ने इंसिस्ट किया कि इस सरकार का अगर कोई सीएम बनना है तो उद्धव ठाकरे को बनना चाहिए। लेकिन उससे बाद लगातार एकनाथ शिंदे ये आइसोलेटेड हो गए, ऐसी खबर आ रही थी, तो वो बगावत करेंगे, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। लेकिन टाइमिंग हाँ जो है, विधान परिषद और राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसके अंदर एक पैटर्न दिखाई दिया, उसके अंदर इंडिपेंडेंट्स और महाविकास आघाड़ी के एमएलए टूटने लगे। तो ये बातें तो सर, आप ये जानना चाहूंगा, आप अब ऐसे परिस्थिति में स्पीकर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जानते हैं कि वो काफी कुछ कर सकता है। कर्नाटक में भी हमने देखा, हम हर स्टेट में देखते हैं, और स्पीकर जो है इनका अपना है। तो अब ऐसे में स्पीकर की भूमिका, शरद पवार की भूमिका, क्या आपको लगता है अघाड़ी इतनी आसानी से ये सरकार जाने देगी? क्योंकि इस सरकार में सबसे मलाईदार पोस्ट पे तो एनसीपी के लोग हैं। नहीं बाबा, ऐसा है कि ये तो मलाईदार पोस्ट पे तो एनसीपी थे। ये खुद ये एकनाथ शिंदे भी, उनके पास अर्बन डेवलपमेंट था, वो भी मलाईदार वाला था।
और सत्ता उनके हाथ में थी, लेकिन स्पीकर की जो पोस्ट है अभी वो वैकेंट है, डिप्टी स्पीकर है वो एनसीपी के झिरवल नाम है उनका, तो वो एक्टिव हो जाएंगे। अब ये शाम तक ये क्योंकि अनफोल्डिंग सिचुएशन है, उसके अंदर ये क्या क्या पत्ते खिलेंगे, लेकिन ये बात जो दिखाई दे रही है, एक तरफ शिवसेना और दूसरी तरफ कांग्रेस को तोड़ने का ये बीजेपी का दांव दिखाई देता है। एक सवाल और साथ में आपसे था जी, मेरा एक सवाल आपसे था कि 25 तारीख के करीब वो मामला दर्ज होना था, जो फोन टैपिंग मामला था, जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे, उन तक आंच आ रही थी। शायद इस पूरे ऑपरेशन को इस तरह से जल्दी में दिया गया अंजाम, भले इसकी कवायद लंबे वक्त से चल रही होगी, कि खुद तब से पहले, मतलब केस दर्ज होने से पहले ही इस सरकार की विदाई तय कर दी जाए, जिससे उन तक आंच ना पहुंचे। क्या यह भी एक वजह देखी जा सकती है? हो सकती है, क्योंकि ऐसा है कि इसके पहले ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी के साथ में लॉयल रहा है, और वो ये भी जानते हैं महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी में कि ये 3 पार्टियों की सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं। दिल्ली में भाजपा है सरकार में, सेंटर में, और महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो आज न कल वो आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से उनको मिलता था। फोन टैपिंग के मामले में इस सरकार ने कुछ जानकारी हासिल की थी, लेकिन जैसा है कि तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी का उनका स्वास्थ्य, उसके बाद में शिवसेना के जो मैनेजर रहे, पूरा फोकस संजय राउत पे रहा है। जो दूसरे लोग दिखने चाहिए थे वो नहीं दिखे दिए। उसके बाद में आदित्य ठाकरे को ज्यादा प्रोमिनेंस मिलना, इससे जो शिवसेना के अंदर जो एक तबका जो एम्बिशियस था, वो एस्पायर कर रहा था कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी रही है। और फिर वो 3 पार्टी के अंदर जो झगड़े इनइविटेबल होते हैं, क्योंकि इस स्पेस के लिए फाइट होती है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस होता था। लेकिन चीफ मिनिस्टर को ज्यादा उसको मैनेज करना चाहिए था, लेकिन वो मातोश्री से हुआ नहीं। जी सही कहा। सुनील के पास हम चल सकते हैं। सुनील, ये जो फोन टैपिंग का मामला है, आप अच्छी तरह से इस मामले को जानते हैं, और हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ होने वाला था जो बीजेपी ने ये प्रीएम्प्ट किया ये इस एक्शन को, और अभी ये जो है ऑपरेशन लॉन्च किया है। देखिए, फोन टैपिंग का जो मामला है, दरअसल वो एक तरह से सभी पर नजर रखी जा रही थी, खास करके विरोधी नेताओं पे। उसमें एकनाथ खड़से का भी नाम आया था, नाना पटोले का भी नाम आया था, संजय राउत का भी नाम आया था। तो 2 मामले दर्ज हैं, एक पुणे में मामला दर्ज है, एक मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में दर्ज है, एक साइबर सेल में भी दर्ज था, लेकिन उसे फिर कोलाबा पुलिस को ही उस पूरे मामले को दे दिया गया। उसमें जांच में जो आरोप लगे हैं, खास करके वो ये लगा है कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, उनके रहते हुए जो रश्मि शुक्ला थी, सीआईडी कमिश्नर थी, एसआईडी कमिश्नर थी जो इस समय, वो और पुणे में रहते हुए उन्होंने ये टैपिंग करवाई थी। और जो नेता थे जिनके फोन टैपिंग करवाई गई थी, उनका जो है नाम जो है नंबर वही था, लेकिन नाम कुछ आपराधिक तत्वों के नाम पर रखा गया था, अलग अलग नाम उनके बनाए गए थे, यानी किया गया था। कहने के लिए उन्होंने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए या के लिए एक अनुमति ली थी, लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा था नंबर फोन, वो जो हो रहा था नेताओं का रिकॉर्ड हो रहा था। ये जो मामला खुलकर सामने आया था, तब जाकर उस पूरे मामले की जांच हुई। तो उसमें कहीं न कहीं ये जरूर है कि अब जांच आगे बढ़ी है, और सरकार चूंकि यहाँ पर शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो देवेंद्र फडणवीस का उस संबंध में एक बयान भी हो चुका था। तो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस को घेरने की उस पूरे मामले में कोशिश थी। और जी जी जी, अब हमारे साथ सोहित है और साथ में अभिषेक भी है। ओवर टू यू सोहित। बाबा देखिए, हम लोग वर्षा बंगले के बाहर खड़े हैं, और यहाँ पर अब धीरे धीरे शिवसेना के विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के विधायकों को बुलाकर यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जो सुबह से हम देख रहे हैं एकनाथ शिंदे एक प्रमुख नेता हैं, वो गायब हैं, अब मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठक बुला रहे हैं। अब तक ये भी पता नहीं चल पाया कि आखिर कितने ऐसे विधायक हैं शिवसेना के जो बाहर हैं। इसे लेकर भी कई सारी चीजें चल रही है। तो एक 2019 में अजित पवार की चीजें हमने देखी थी, अब एकनाथ शिंदे के तौर पर क्या शिवसेना टूटते हुए या सरकार गिरती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस सरकार के मुख्यमंत्री या मुखिया को ये ना पता हो कि 5 मंत्री उनके चले गए हैं, 22 विधायक गए हैं या 35 विधायक हैं, कितना भी नंबर चला गया हो, शहर के बाहर अगर कोई विधायक जा रहे हैं तो कैसे पता नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पहले कुछ घटित हो रहा है सोहित और बाबा, वो ये कि 25 तारीख को फोन टेपिंग केस में चार्जशीट होने वाली है।
और उस चार्जशीट में जो रश्मि शुक्ला हैं वो प्रकरण में शामिल हैं और उस समय उसमें नेता विपक्ष जो अभी हैं देवेंद्र फडणवीस उनका नाम है और ये एक बहुत गंभीर मसला है और जो चार्जशीट है वो बहुत टाइट चार्जशीट जिसे कहते हैं पुलिस की भाषा में वो है। तो बहुत कुछ अंदर खटित हो रहा था पहले से भी, लेकिन आप देखिए कि जैसा आप कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर जो है एक तरीके से उखड़े मूड में थे विधान परिषद में, तो वाटर टेस्ट करके आई है शिवसेना के खिलाफ इस बार बीजेपी। देखिए राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने वो करके दिखाया, विधान परिषद के चुनाव में करके दिखाया। अब अगर विधान परिषद के चुनाव में अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आज हम अगर ये भी मान लें कि शिवसेना के साथ इतने सारे विधायक नहीं है तो भी 134 का नंबर तो सीधे सीधे तौर पर इस समय उनके पास है। लेकिन सोहित मेरा ये सवाल है, विधान परिषद की संख्या से विधानसभा का क्या लेना देना? विधान परिषद अलग है, विधानसभा अलग है, ये सारा खेल विधानसभा में होना है। 144 चाहिए आज की हालत में या 143 चाहिए? बाबा आपसे पूछ रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव का विधानसभा से क्या लेना देना है? विधान परिषद के चुनाव अलग है, विधान परिषद और विधानसभा के चुनाव अलग हैं, अगर इसके बारे में आप बता सकें। बाबा जो मसला है वो ये है कि जो वोट डाले गए थे सब लोगों के पास अपने अपने नंबर्स थे, उन नंबर्स के हिसाब से सारे लोगों को वोट डालना था चुनाव में। जैसे बीजेपी के पास कितने नंबर है, बीजेपी अपने कितने विधायक कितने परिषद में कितने एमएलसी भेज सकती है, वो उनके पास नंबर्स कम थे। उसके बावजूद उन्होंने जैसे राज्यसभा में किया था ठीक वैसे ही उन्होंने ये साबित किया है कि आपके पास आपके नंबर्स नहीं है। ये इसका विधान परिषद के चुनाव का या विधानसभा में जो लोग बैठे हुए उनका सीधा रिश्ता वैसे ना हो, लेकिन ये साबित करने में देवेंद्र फडणवीस बहुत हद तक कामयाब रहे हैं कि आपके अंदर आपके साथ लोग नहीं हैं, और वो कांग्रेस में भी साबित करने में कामयाब रहे हैं और सेना में भी कामयाब हुए हैं। बाबा हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि राज्यसभा में जो वोटिंग हुई है उसमें अगर आप देवेंद्र फडणवीस का बयान देखेंगे उस वक्त में तो आपको समझ में आएगा कि तकरीबन 12 ऐसे लोग थे, सोहिता तुम भी मुझे ठीक कर सकते हो, कि 12 लोग ऐसे थे जो सेना से बाहर निकल के जिन्होंने वोट किया। तो क्या वो सुगबुगाहट नहीं थी? क्या सेना को नहीं पता था कि कौन से ऐसे विधायक हैं जिनकी वजह से अपना आदमी धनंजय महाडिक को जितवाने में कामयाब होते हैं देवेंद्र फडणवीस? तो ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उन नंबर्स का सीधा वास्ता नहीं है, लेकिन ये साबित करने के लिए बीजेपी के पास बहुत सारा कुछ मटेरियल बन जाता है कि देखिए आपके लोग आपके साथ नहीं है, आपके वोट लोगों ने अपने लोगों को वोट नहीं दिया। इस बार तो सीक्रेट वोट थी, ठीक है, सीक्रेट वोट में और ज्यादा एस्टेब्लिश हो गया, और जहां पे ओपन वोटिंग थी वहां पे उन्होंने साबित किया हुआ था। विधान परिषद की 5वीं सीट के लिए इनके पास एक वोट नहीं था, तब भी ये 5वीं सीट निकाल कर रहे हैं। बाबा आप देखिए ना कि आपके पास वोट ही नहीं बचे थे आपके पास कोई वोट नहीं है, उसके बावजूद आप अपना 5वां आदमी कहां से जिता के लेके आए? तो ये 5वां आदमी तो विधानसभा के जो विधायक है उनके मार्फत ही आना है वाला है। 25.7 का जो फॉर्मूला था उसमें 25.7 लोग मिलने चाहिए थे। 25.7 लोगों की जो वोट है वो बीजेपी कहां से चुरा के लेके आई है, वो हवा में तो नहीं आई है। और आप देखिए कि कांग्रेस के लिए भी कितनी बुरी है कि जिसको जो उनका फर्स्ट कैंडिडेट था वो कैंडिडेट को उन्होंने हरवा दिया, और उनका जो सेकंड कैंडिडेट था वो उन्होंने जितवा दिया। अब भाई जगताप की किन किन के साथ क्या क्या मीटिंग्स हुई हैं, ये कई बार ऑफ रिकॉर्ड जो चीजें मिलती हैं या जो हमें पता होता है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर शायद उस तरीके से ना कर पाए, लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस के जो एमएलसी भी हैं जो जीते हैं वो किन लोगों के आशीर्वाद से जीत के आए, किसके आशीर्वाद से जीत के आए, ये सबको पता है यहाँ के जगत में, क्योंकि बिना बीजेपी के साथ बैठक किए हुए वो संभव ही नहीं था। बिल्कुल। तो बाबा हर तरफ सोहित एक सवाल था छोटा सा, पार्टियां हो उसमें से कई लोग ऐसे जो बीजेपी के करीब हैं। जी बाबा। सोहित मेरा सवाल था जो आप अभिषेक से भी पूछ सकते हैं कि 134 का जो नंबर आ रहा है वो तो विधायकों का आ रहा है, मतलब एमएलए का आ रहा है, और अगर ये 13 विधायक ही शिवसेना को छोड़कर चले जाते हैं तो क्या यह कहा जा सकता है कि सरकार का जाना तय है, अगर 13 से ज्यादा नंबर नहीं बढ़ता है तो? देखिए जो विधान परिषद के जो चुनाव की बात कर रहे हैं उसमें शिवसेना नहीं बल्कि कांग्रेस और एनसीपी के लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग किया है, जो 134 वोट्स अभी दिख रहे हैं। तो अगर ये 13 लोग जाते हैं तो आपको ये समझना होगा कि पहले से भी महाविकास आघाड़ी के पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वोट्स थे। बीजेपी अब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 106 उनके विधायक मौजूद हैं, और उसके अलावा भी उनके कई ऐसे जो निर्दलीय या छोटे दल हैं वो उनके साथ हैं। अगर शिवसेना का एक बड़ा गुट उनके साथ जाता है तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा। अभिषेक सवाल यही है कि अगर ये 13 लोग केवल निकलते हैं तब भी सरकार तो खतरे में पड़ती है।
देखिए जो फॉर्मूला है वो दे दिया है, मध्य प्रदेश ने दे दिया है, कर्नाटक ने दे दिया है, सबको रिजाइन करा के चुनाव संख्या कम की जा सकती है, सदन की स्ट्रेंथ कम कर ली जाएगी। और उसके बाद आप देखिए कि जो हालात हैं यहाँ पे कि ब्यूरोक्रेसी किस तरीके के साथ, बाबा ये सिम्टम्स हैं कि सरकार चल कैसे रही है। अगर जो मैं पहले बोल रहा था कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके 5 मंत्री जा रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके इतने विधायक चले गए हैं, या आपने उनको रोकने के बाद आप हमसे सुबह ये बोल रहे हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि अच्छा आपको पता है उनसे संपर्क हो पाया क्या। जब आप एक पार्टी के लोग अगर इस तरीके से बेचैनी में रहे हैं और लोग, शरद पवार साहब दिल्ली में हैं, अजित पवार मुंबई में नहीं है, छगन भुजबल नासिक से चल रहे हैं, बाला साहब थोरात की यहाँ मीटिंग किस चीज की होगी, इस बात के लिए कि हम उनका पहला कैंडिडेट नहीं जीता और दूसरा कैंडिडेट जीत गया है। और देखिए बहुत सारी चीजें जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो आपको चलने में बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे के हाथ से कौन कौन सी ताकतें पिछले कुछ वक्त में छीनी गई हैं। वो छीनी गई हैं तो उसका असर वो दिखाना चाहते थे या अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं अकेला। तो ये तो सब कुछ अभी, अब तो कहानी बहुत आगे जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे कोई अचानक से हुआ है, एकनाथ शिंदे बहुत अरसे से तैयारी कर रहे थे और उनके बारे में सेना को हमेशा शक था। वो एक दूसरे ताकतवर व्यक्ति हैं पूरी सेना के, और जहां से सोहित रहते हैं उस ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। आप देखिए कि बाबा आपको ऐसे भी समझना पड़ेगा कि ये इस वक्त में क्यों जरूरी है। अक्टूबर में बीएमसी का चुनाव है, अगर आप ठाणे से शिंदे को ले जाते हैं तो महाराष्ट्र की जो दूसरी सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ठाणे है। आप देखिए कि जिन आदमियों का जाने का बनता है उन सब लोग के खिलाफ, जैसे कि आपके वहाँ के प्रताप सरनायक हैं, उनके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है। ठीक है, आप देखिए कि जो लोगों की विश्वसनीयता पहले से शक में थी वो लोग जा रहे हैं। आज अनिल परब की गिरफ्तारी को लेकर मामला बन रहा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से माफी चाहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान कुछ बोल रहे हैं, वहां चलते, माफी चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने बहुत आग्रहपूर्ण प्रथम स्तर पर जो दिया था वोट, और हमें उम्मीद थी कि उनको कोई खतरा नहीं था, कि उनको काफ़ी शायद, जो हम जानते हैं, मुझे पता नहीं क्या रणनीति तय की गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि काफ़ी सारी फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट उन्हें दी गई थी, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनको बहुत कम वोट मिले हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इससे एक बहुत गलत मैसेज जाता है। लेकिन हम अवश्य उस पर क्या कार्रवाई होगी अब मीटिंग में अभी हम तय करेंगे। इसीलिए कांग्रेस विधायक दल की अभी तुरंत बैठक बुलाई है, अभी थोड़ी देर में उस सारी चीजों पे बात करेंगे। एकनाथ शिंदे ने जिस प्रकार से नॉट रीचेबल हुए हैं, उनके साथ तकरीबन 17 से भी अधिक एमएलए जो है शिवसेना के, वो नॉट रीचेबल है। इस सिचुएशन को महाविकास आघाड़ी के एक पार्टी के रूप में आप कैसे देखते हैं, ये टर्मोइल आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी हाँ, लेकिन ये महाविकास आघाड़ी के सही जगह पे हम इसकी चर्चा करेंगे अगर आवश्यकता होगी तो, क्योंकि पब्लिक में बात करने की बात नहीं है। आपको नहीं लगता सरकार अल्पमत में जाती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए कल ही वोट, सेना टूटी तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार गिर जाएगी। ये अगर मगर की बात में जगह, कल ही वोटिंग हुआ है, हमारी अक्सरियत जो हमने साबित की है, लेकिन अक्सरियत कम हुई है, हमारी मेजॉरिटी कम हुई है, इसको एक चिंता का विषय है। काँग्रेसचा पराभव कुठेतरी गटातटाच्या राजकारणामुळे झाला, तर काय झालं ते आम्ही आता त्याची चर्चा करण्याकरता आम्ही जमलेलो आहोत, आम्ही बघणार आहे। पण एक जो मेसेज गेलेला आहे तो त्याबद्दल मला दुःख होत आहे की आमच्या एक अतिशय हुतकरू अशा काँग्रेसच्या दलित कार्यकर्त्याचा, तो दलित होते महत्वाचं। तो पृथ्वीराज चौहान है, कांग्रेस के नेता हैं, वहां पे महाराष्ट्र में मंत्री हैं, उनका कहना है कि हम मीटिंग करेंगे। उनका कहना है कि कल ही पोलिंग हुई है विधान परिषद में, हमारे पास मेजोरिटी है लेकिन मेजोरिटी थोड़ी कम हुई है। आप सब हमारे साथ बने रहिए, सुनील आप बने रहिए, सोहित, अभिषेक और वेंकटेश केसी जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं थोड़ी ही देर में।